साथियों, इस वीडियो क्लास में हम लोग 31 मई 2026 को हमारे उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा का जीएस पेपर को सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करेंगे और विथ व्याख्या करेंगे साथियों, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। देखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होते क्या साथियों, जो डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में शिक्षक होते हैं उन्हें सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। यही असिस्टेंट प्रोफेसर जब सीनियर होते हैं साथियों तो उन्हें प्रोफेसर कहा जाता है। दो ही प्रकार के प्रोफेसर होते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर। और पहले साथियों रीडर हुआ करते थे, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर। अब जो है सिर्फ दो प्रोफेसर होते हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर नए जो नियुक्त होते हैं और एक्सपीरियंस के बाद वो प्रोफेसर हो जाते हैं। प्रोफेसर साथियों तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होता है, यूनिवर्सिटी में, जो साक्षात्कार से इंटरव्यू से डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना खुद का शिक्षक का भर्ती प्रायोजित कराता है साथियों। उसके बाद दूसरा जो है वो 16 अप्रैल 17 अप्रैल 2026 में अभी जस्ट संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश में, वो हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था साथियों। जो हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है वो जो सहायता प्राप्त एडेड कॉलेज होते हैं साथियों, एडेड कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं उनका परीक्षा हायर एजुकेशन कराता है। ये जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो राजकीय कॉलेज होता है साथियों, राजकीय डिग्री कॉलेज होता है, वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनके परीक्षा के लिए। तो ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय कॉलेज समेत तीन प्रकार के प्रोफेसर होते हैं, उसी में जीडीसी का पेपर चल गया। अब आप क्वालिफिकेशन इसका अगर पूछे साथियों, तो जो लोग नेट और जेआरएफ अपने सब्जेक्ट से होते हैं वो लोग इसका फॉर्म भरते हैं और 4 साल 5 साल 10 साल में अमूमन एक बार भर्ती आ जाता है। तो उसी के जीएस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। हमारा साथियों टारगेट रहता है, उद्देश्य रहता है, कोई भी परीक्षा हो तो उसके बाद हम उसके पेपर को सॉल्व करें, उसका एनालिसिस करें, भले ही एक दिन बाद विशुद्ध रूप से एनालिसिस करें, जिससे हमें भविष्य में रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाए और उस प्रश्न का व्याख्या करें, तो जो संभावित प्रश्न है उसको भी हम लोग कवर अप कर लें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखिएगा, पहला टोटल 30 जीएस का प्रश्न था साथियों, 30 जीएस का प्रश्न और 90 अपने सब्जेक्ट्स के प्रश्न थे, और ये प्री का पेपर। इसके बाद मेंस होगा और उसके बाद साक्षात्कार भी होगा। 200 नंबर का मेंस होगा, 25 नंबर का साक्षात्कार होगा। देखिए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा डी, 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान में यह तलवंडी साथियों पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में विभाजन के बाद चला गया और तलवंडी का नाम बदल करके हो गया, तलवंडी का नाम बदल के हो गया ननकाना साहब। तो ननकाना साहब भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ननकाना साहब क्या है? तो ये गुरु नानक देव का जन्म स्थली है 1469 ईस्वी में। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, यहां से क्वेश्चन पहले चैप्टर इकोनॉमी का है और बहुत सिंपल सा है, हमारे नोट्स में साथियों पहले पेज पे। अर्थशास्त्र का दो प्रकार बताया गया रेगनर फ्रिक्स के द्वारा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। रेगनर फ्रिक्स ने दिया 1969 में इस चीज के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ध्यान रहे, 1968 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शुरू होता है और पहला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का 1969 में दिया जाता है। किसको? रेगनर फ्रिक्स को दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा साथियों, इसके बाद है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को क्या कहा जाता है? इसका साथियों उत्तर हो जाएगा टंका। टंका कहा जाता है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पीने के पानी के भंडारण के लिए पारंपरिक भूमिगत टैंकों को। चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न है, दारासिको ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस शीर्षक से किया है? तो उत्तर हो जाएगा सिर्रे अकबरी। सिर्रे अकबरी नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने वाला शासक कौन था? दारासिको था। नीचे दिए गए पांचवा प्रश्न, नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक अभिकथन तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन एक कहता है खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ है, सही कथन है साथियों। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जिसमें महीन कणों की सांद्रता और अधिक कंकड़ ग्रंथियां होती हैं। ये दोनों सही है और व्याख्या भी एक दूसरे का करता है, तो उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सत्य है और ये व्याख्या नहीं सत्य, ये डी वाला हो जाएगा जो व्याख्या भी करता है। ध्यान दीजिएगा, ये व्याख्या नहीं करने वाला। आप ऑप्शन को, क्वेश्चन को एकदम लास्ट लाइन तक पढ़िएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। एग्जाम में आपकी स्पीड रहेगी साथियों तो आप लास्ट तक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, इसीलिए हमेशा पढ़ते रहना आवश्यक है। स्पीड आपका बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट होता है, तब जाके सिलेक्शन मिलता है। पढ़ाई से खाली सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। खाली पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाता है तो 4-5 किताब लेकर के आप सिलेक्शन पा जाते हैं। सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, रिविजन जरूरी है, टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, पीवाईक्यू जरूरी है, रगड़ना जरूरी है, परीक्षाओं को देना जरूरी है, तब जाके सिलेक्शन मिलता है। ये क्राइटेरिया सिलेक्शन का। सिलेक्शन ऐसे ही 4 किताब पढ़ लेने से नहीं हो जाता साथियों। देखिएगा छठा प्रश्न, किसी निश्चित कोड भाषा में हिम एस को 21 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में सिप टैग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दो क्वेश्चन साथियों इसमें रीजनिंग के थे। पहला क्वेश्चन ये है, इसका उत्तर हो जाएगा 16। कैसे होगा? एच का कोड होता है, एच का अल्फाबेट क्रमांक होता है 8 और
आई का होता है 9 और एम का होता है साथियों 13। अगर इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो 8 9 17 और 13 साथियों 30 हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा। और ए सी ई को देखेंगे तो 1 और सी 3 हो जाएगा, ए और सी 3 हो जाएगा, 3 3 और इसके बाद साथियों सी का जो क्रम है वो 3 हो जाएगा और ई 5, तो 5 3 8 1 9, यहाँ पर 30 हो गया और 9 हो गया। यहाँ माइनस का सिंबल दिख रहा है तो 30 में से 9 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, 30 में से 9 घटाएंगे 21। तो उसी प्रकार से यहाँ से साथियों एसआईपी को जोड़ करके टैग को घटाएंगे तो 16 उत्तर आ जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न था। दूसरा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 7वां क्रम का प्रश्न होगा। मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो हम लोगों ने साथियों अपने करंट अफेयर के क्लास में इनको पढ़ा है, शेरी सिंह है। प्रमिला रानी जिसका पेपर उसने ट्रिक किया, हम इसको ऑनलाइन उठा लिए हैं इस पेपर को साथियों। मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला शेरी सिंह है, आगे भी याद रखते रहेगा। इसके बाद है शिक्षा आयोग और उसका वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं सुमेलित वाला ध्यान दीजिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, जो 1902 का रेले कमीशन था, इसी की सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना था। सर चार्ल्स वुड, कहीं कहीं साथियों 1905 भी लिखा होगा, 1905 और 1904 ध्यान रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 में आता है, उसी की सिफारिशों को एक्ट बना दिया जाता है 1905 में, और रैले कमीशन 1902 में आता है। और साथियों हंटर कमीशन 1882 में आता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और 1854 में सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आता है जिसमें महिला शिक्षा की पहली बार बात की जाती है और लोक शिक्षा विभाग का गठन किया जाता है, इसीलिए इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, ये सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का गठन 1953 में होता है, ये भी सही है। राधाकृष्णन आयोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुझाव के लिए आया था, 1948 में गठित हुआ था। ये सभी सही साथियों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए की धनराशि पहली बार खर्च करने की बात की गई थी। इसके अलावा 1944 में सार्जेंट कमीशन आया था। इसके अलावा 1952 में मुदालियर आयोग आया था माध्यमिक शिक्षा में सुझाव देने के लिए। इसके अलावा 1937 में साथियों वर्धा शिक्षा सम्मेलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था वर्धा में। इसके अलावा साथियों 1917 में जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। 9वां प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न हो गया ना। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, धारणीय विकास, संपोषणी विकास, सब एक ही बात है साथियों। जब भी हम अपना विकास करें, वर्तमान का विकास करें और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे तो उसे सतत विकास, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना ही कहलाता है सतत विकास, या फिर साथियों अंग्रेजी में इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। 10वां प्रश्न, 9वीं सदी के अब्बासिद खलीफा अल मामून ने निम्न में से किस अकादमी की स्थापना की जिसमें दर्शन और विज्ञान पर यूनानी, फारसी, संस्कृत के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने की महत्वाकांक्षी परियोजना को हाथ में लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों बैत अल हिकमा। बैत अल हिकमा, ये संकल्पना रट लीजिएगा। 11वां, सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है क्या बोलते हैं? सार्वजनिक ऋण वापसी बोलते हैं। सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान के लिए आजकल प्रयुक्त शब्दावली जिसे प्राथमिकता दी जाती है वह है सार्वजनिक ऋण वापसी। 12वां प्रश्न, कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? तो उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा में सांसदों की अयोग्यता दल बदल में लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा में अनुसूची 10 दल बदल के मामले में अयोग्यता तो विधानसभा का अध्यक्ष। लेकिन अगर दिया जाए साथियों राष्ट्रपति किसको हटाता है, तो राष्ट्रपति दल बदल से अतिरिक्त जो भी मामला होगा उसमें लोकसभा के सदस्यों को हटा सकता है। लोकसभा के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन 10वीं अनुसूची, जिसका मतलब हो गया दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची साथियों 52वां संविधान संशोधन से आता है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन से आता है, दल बदल कानून आता है। दल बदल के मामले में लोकसभा के सांसदों को लोकसभा का अध्यक्ष हटाने का कार्य करेगा और विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनको विधानसभा का अध्यक्ष हटाने का कार्य करेगा दल बदल के मामले में। दल बदल के अतिरिक्त मामले में केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल हटाने का कार्य करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में हाल ही में किस भारतीय त्योहार को शामिल किया गया? यहाँ देखिएगा साथियों त्योहार कितना गलत लिखा गया, वर्तनीय अशुद्धि। त्योहार जो होता है, त्योहार ऐसे लिखा जाता है। जो भी साथी नए हैं उनको बता दें अपने चैनल पर हमने समीक्षा अधिकारी का स्पेशल हिंदी का क्लास ले रखा है। 6 जो है वर्ड पावर का क्लास और इसके अलावा 15-16 हिंदी का क्लास बेस्ट क्लास है, जहां आप पढ़ करके लगभग 50-55 क्वेश्चन और इस बार तो 59 क्वेश्चन जो है समीक्षा अधिकारी में अपने नोट से था साथियों, जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे था। तो आप उसको जरूर देखिएगा। जो भी साथी नए हैं हिंदी पढ़िएगा अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के। त्योहार होगा, त्योहार नहीं तो हमारा भारतीय त्योहार अभी हाल ही में दीपावली, इसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। दीपावली को अभी हाल ही में शामिल किया गया। 14वां, निम्नलिखित भारत के प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के
कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको व्यवस्थित करना है, कालक्रम में इनको सजाना है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे सबसे लेटेस्ट में एच.डी. देवगौड़ा, हरदन हल्दी देवगौड़ा थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद साथियों मनमोहन सिंह थे, उसके बाद से मोदी जी हैं। मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले साथियों हरदन हल्दी देवगौड़ा। तो लास्ट में देवगौड़ा, तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा वाला ऑप्शन सिर्फ एक क्वेश्चन में, इस प्रकार से 1 2 4 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आप एक बार जरूर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का क्रम हमेशा अपडेट होते रहेगा, देखते रहेगा, भूल जाता है। 15वां प्रश्न, कॉफी की कौन सी किस्म जो शुरू में यमन से लाई गई भारत में उत्पादित की जाती है और दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है? तो कैफिया अरेबिका है साथियों, कैफिया अरेबिका अरब यमन क्षेत्र से लाया गया था, बहुत ज्यादा इसका डिमांड होता है। 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार निम्न द्वारा प्रदान किया गया। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है, अनुच्छेद 29-30 में है। और इसके अलावा 31 की बात की जाए और अनुच्छेद 19 ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया, जिसे कहते हैं संपत्ति का अधिकार। 31 में संपत्ति का अधिकार और 19 में संपत्ति का अधिकार, 44वां संविधान संशोधन 1978 से इसको निरसित करके अनुच्छेद 300 में इसको विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन साथियों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ध्यान पूर्वक देखेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। ए के बाद ई, आई और फिर ओ और यू, यानी कि ओ उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद साथियों आई के बाद ओ, फिर यू और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर और ई। तो इसमें देखेंगे आप तो 8, 10 और 12 गैप है और कैलकुलेट करने के बाद इसका उत्तर हो जाएगा ओ ए। 18वां, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन अधिनियम 2025 मनरेगा की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण उन्नयन प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मनरेगा में क्या क्या है ये बताना है, सही उत्तर चयन करना है। हमने साथियों करंट अफेयर में मनरेगा को पढ़ा है और आपसे बार बार अपील कर रहे थे कि मनरेगा से क्वेश्चन आएगा हर एग्जाम में लगभग, क्योंकि मनरेगा जो है उस एक्ट में बड़े व्यापक पैमाने पर संशोधन हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। मनरेगा साथियों एक बार हम बता दें आपको कि 2005 में नरेगा एक्ट बनता है। कब एक्ट बनता है? 2005 में। और फिर 2 फरवरी 2006 को नरेगा लागू हो जाता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला, ग्रामीण रोजगार देने वाला ये एक्ट था, गारंटी वाला एक्ट था। फिर उसके बाद साथियों 2008 में पूरे भारत में लागू हो जाता है और 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया जाता है, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। किस तिथि को होता है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2009 को। फिर हम पढ़ते हैं 2025 में इसका नाम बदल के मनरेगा का वीबीजी राम जी कर दिया गया। बी यानी विकसित भारत, और जी से गारंटी, और राम मतलब रोजगार आजीविका मिशन, और फिर जी से ग्रामीण एक्ट 2025 में बनता है। इसमें क्या सही है देखिएगा, संरचनात्मक कमजोरियां थी पूर्व में, सही हो गई है, ये भी सही है। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने में असमर्थ था, ये भी सही है। पारदर्शिता और योजना का अभाव था, ये भी सही है। जवाबदेही का अभाव था, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी है साथियों, इसमें सही है। ध्यान रखिएगा 100 दिन जो मनरेगा में काम था, इस मनरेगा को जो वीजी राम जी आ गया है, इसमें 125 दिन काम मिलेगा इसमें। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न 19वां प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा है, देखिए हम लोग जीडी का परीक्षा हो, पुलिस का परीक्षा हो, एसआई का हो, पीसीएस को हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर लोक सेवा आयोग का कोई परीक्षा हो, यूपी का कोई भी परीक्षा हो, हम लोग जो डेली करंट अफेयर स्ट्रेटेजी को पढ़ते हैं साथियों, वो बारूद है, समझ लीजिए सिलेक्शन वाला क्लास है। हमने बार बार उसमें कहा है कि जस्टिस सूर्यकांत जो है वो 53वें चीफ जस्टिस है, और पहले चीफ जस्टिस कौन है, और फिर पूरा जो है हम सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेटेजी के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उस लिहाज से बहुत सिंपल प्रश्न है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, सही है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा हमारे भारत के सीजेआई हैं। सूर्यकांत भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, गलत है ये कोटेशन, एक सही हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा, यानी केवल एक सही होगा। ये 52वें नहीं साथियों, 53वें हैं। 52वें बी आर गवई साहब थे, 53वें जस्टिस सूर्यकांत, और पहले थे एच जे कानिया, हीरालाल जीराभाई कामिया। अगला, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सचिव थे? भगत सिंह चारों संस्थाओं से जुड़े हुए साथियों, लेकिन संस्थापक सचिव जो थे वो पंजाब नौजवान सभा के थे, पंजाब नौजवान सभा के। 21वां, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, घटे रहिएगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है साथियों? तो उत्तर यहाँ पर राकेश शर्मा ट्रिक किया गया है, ये सही है, गलत है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुभाषु शुक्ला जी हैं, और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय तब राकेश शर्मा उत्तर होता है।
जिसका पेपर उसने गलत किया है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से, जिसमें कला के क्षेत्र में पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, उनको मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। 24वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ, इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो साथियों आपको बता दें 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था और डब्ल्यू सी बनर्जी पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो बंबई में हुआ था। बंबई में 1885 में डब्ल्यू सी बनर्जी के अध्यक्षता में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा कुछ आप याद रखिएगा, पहला बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा साथियों मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में। कलकत्ता में होता है तो इसमें साथियों, इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। फिर मद्रास में होता है बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और फिर इलाहाबाद में होता है, इसे इलाहाबाद में चौथा होता है, ये साथियों 85 में हुआ, तो ये 1886 और ये 1887 और ये 1888 में इलाहाबाद में होता है। इसमें जॉर्ज यूल कांग्रेस का अध्यक्ष था, जो पहला यूरोपीय और ईसाई अध्यक्ष था। और बदरुद्दीन तैयब 1887 मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी 1886 और पहला डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 बंबई में। देखिए तो उत्तर हमारा क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ, जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो दिसंबर 1885 और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और बंबई, देखिए यहाँ कलकत्ता दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, 1885 दिसंबर में बंबई और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जब पहला अधिवेशन कांग्रेस का होता है तो 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसके अलावा एक और 72 और 78 का डाटा जो कंफ्यूज करता है परीक्षार्थियों को, ध्यान रखिएगा। 78 चुने गए सत्याग्रहियों को लेकर के गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, 78 सत्याग्रही दांडी मार्च में, और 72 प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। आपको बता दें साथियों, पहला अधिवेशन था उसमें 72 थे, अगले साल संख्या बढ़ी, उसके अगले साल और संख्या बढ़ी, धीरे धीरे जो है हजारों लाखों सदस्य जो है इस पार्टी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देश को आजाद करने के लिए जुड़ गए थे। अगला देखिएगा, अगला पेज, अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा साथियों, 25वां। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संविधान का प्रश्न है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र राज्य संबंध से गलत है। ये नगर निकाय हो जाएगा साथियों, नगर पालिका नगर निकाय। 74वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची जोड़ती है और भाग 9 को जोड़ता है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज सही है। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य आता है, ये भी सही है। 26वां प्रश्न, स्वास्थ्य की परिभाषा जिसे संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण अवस्था के रूप में देखा जाए, जो केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, यह परिभाषा स्वास्थ्य का किसका है साथियों? तो ये WHO का परिभाषा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि आप खाली बीमारी मुक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने का मतलब हुआ सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, ये स्वस्थ शरीर का एग्जाम्पल है। ये नहीं कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप दूसरे को देख के ईर्ष्या और कुंठा के मारे जले जा रहे हैं, निगेटिव एनर्जी आपके अंदर भरी पड़ी है, तो आप मानसिक रूप से विकलांग है। तो इसलिए साथियों अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए, सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करिए, निगेटिव एनर्जी से, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, एकदम दूरी बना लीजिए अगर जीवन में आपको सफल होना है तो। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी के बुरा करने के बारे में कतई न सोचे साथियों, आपके जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगला देखिएगा 27वां प्रश्न, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो परे प्रशांत महासागर मेखला, परे प्रशांत पेटी, हिंद महासागर में, दक्षिण चीन सागर के पास अग्नि वलय साथियों, रिंग्स ऑफ फायर है, वहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। फिलीपींस और जापान के कुछ आइलैंड पड़ते हैं साथियों इस बेल्ट में। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, परिप्रशांत पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी है। आसान सा प्रश्न था साथियों। जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म करा जाता है तो भूरे रंग की फ्यूम्स निकलती है, ये फ्यूम्स क्या होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक क्वथन नली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का फ्यूम्स निकलता है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है। 29वां सेकंड लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कोप 30 संपन्न हुआ तो ब्राजील के बेलेम में, हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा, एक भी करंट अफेयर साथियों हम लोग के रडार से बाहर नहीं था। देखिएगा ब्राजील के बेलेम में कोप 30 का सम्मेलन हुआ। लास्ट प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो उत्तर हो जाएगा लाप्लास। लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना की थी। ये 30 क्वेश्चन था साथियों, ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं आपको। इस 30 क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल रहा। डाउटफुल क्या, अगर केमिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। इस पेज पर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे, पढ़ा हुआ है, हमारी रडार में है। इस पेज में साथियों, इस पेज में भी सारा प्रश्न हमारे रडार में, हमारे नोट्स में आपको हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। इस पेज में भी साथियों सारा का सारा क्वेश्चन हमारे रडार में और हमारे कंटेंट में, और हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, पढ़े भी हैं हम लोग, जो भी साथी ऑफलाइन में पढ़े हैं
इसके अलावा साथियों इस पेज में बस ये 10वां क्वेश्चन जो था डीप इतिहास का क्वेश्चन था, ये हमारे रडार से बाहर था। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन है साथियों ये सब आपको हम पढ़ाएंगे, पढ़ाए हुए हैं आसान प्रश्न। और इसमें भी साथियों देखें इस पेज में साथियों पहला पेज था, इस पेज में भी गुरु नानक देव से क्वेश्चन था, गुरु नानक देव से। और बेस्ट इसमें भी साथियों सारा का सारा क्वेश्चन आपको हम जो पढ़ाएंगे तो हमारे नोट्स में है, हमने पढ़ा है, आपको पढ़ाएंगे, कोई भी इसमें कठिन क्वेश्चन नहीं था। मतलब टोटल सिर्फ 2 क्वेश्चन साथियों रडार से बाहर, बाकी 28 क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात होती है साथियों लोक सेवा आयोग के जीएस के पेपर में 30 में 28 क्वेश्चन। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए साथियों, आपको 100% गारंटी देते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे और आपका सिलेक्शन भी कराएंगे। जीएस आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मिलते हैं साथियों फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।